जो nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए -RSc/n² इंटू Z²। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी है। अब बच्चों अगर आप यहां पे हाइड्रोजन एटम की बात कीजिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए बच्चों Z कितना हो जाता है? एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन नंबर का, हाइड्रोजन एटम का 1 होता है। तो जब एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा तो इस समय जो एनर्जी आएगी nth ऑर्बिट में वो क्या आएगी? -RHc/n²। ठीक है, या हम कह सकते हैं En -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n², क्योंकि मैंने बताया था ना RHc की वैल्यू क्या होती है? 13.6, तो वहां से हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई nth ऑर्बिट में। तो बच्चों हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी हो गई -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मैं एक बात बता दूं बच्चों, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है वो निगेटिव आ रही है। इससे पता है क्या हो रहा है? आपको पता होगा जैसे कि अर्थ में, याद करो, अर्थ पर अगर कोई बॉडी रखी है तो उसकी भी टोटल एनर्जी निगेटिव आती थी। इसका मतलब क्या था? वो अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निगेटिव आने का मतलब है, चाहे वो हाइड्रोजन में हो या किसी भी एटम में, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या आ रही है? निगेटिव। इससे पता चल रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बाउंडेड है, बंधा हुआ है। उसको अगर उस ऑर्बिट से बाहर निकालना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितनी निगेटिव वैल्यू है टोटल एनर्जी की, इतनी ही अगर पॉजिटिव में दे दी जाए, प्लस में इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए उसको, काइनेटिक एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के चला जाएगा। इस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। याद कीजिए, जैसे एस्केप एनर्जी पढ़ाई है, जैसे कोई बॉडी है वो अर्थ से अगर बाहर भेजनी तो क्या करना पड़ता था? जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी उस निगेटिव में, उतनी ही उसको प्लस की एनर्जी देनी पड़ती थी। क्यों? जब टोटल एनर्जी 0 हो जाती तो बॉडी कहाँ चली जाती थी? इनफाइनाइट पे। वैसे ही यहाँ पे बच्चों ये माना जाता है इलेक्ट्रॉन में जब उसका n इन्फिनिटी हो जाएगा तो उस समय टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के बाहर भेजना है तो उसको जितनी उसकी टोटल एनर्जी निगेटिव में है, इतनी ही प्लस में वैल्यू उसकी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तब वो आयनाइज होगा, तब वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के इन्फिनिटी पे चला जाएगा, मतलब वो एटम आयनाइज हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं पहले तो हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम समझ चुके हैं कि एनर्जी का फार्मूला ये है। अब हम बात करते हैं कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी, पहले हम ये देख लेते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो भाई पहले ऑर्बिट में क्या होगा बच्चों बताओ? n = 1 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। जब n = 1 आ जाएगा तो एनर्जी कितनी आएगी? देखो n की जगह 1 रख दो तो E1 = -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये आ गया माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमसे कोई पूछ दे फॉर सेकेंड ऑर्बिट क्या आएगा, तो बच्चों सेकेंड ऑर्बिट के लिए n = क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब एनर्जी ये क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी सोचिए। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए E2 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान में n²। तो n की जगह कितना आ गया? 2। तो 2 का स्क्वायर कर, तो जब ये 2 का स्क्वायर मतलब 4, जब 4 से डिवाइड करोगे तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो बच्चों E2 की वैल्यू आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम में वो कितनी होगी? वो हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर यहां पे बच्चों हम थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे, फॉर थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए हम अगर ध्यान दें तो n = क्या रखना पड़ेगा भाई? 3 रखना पड़ेगा इस फार्मूले में। हम यहां सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 रखोगे तो क्या आएगा बच्चों? E3 = -RSc यानी कि 13.6, ठीक है, अपान में n²। तो n की जगह 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो E3 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा? माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों हम देखेंगे कि n इक्वल टू 4 रखेंगे, मतलब फोर्थ ऑर्बिट में बात करेंगे। तो यहां पे लिख देंगे फॉर फोर्थ ऑर्बिट। तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या होगा भाई? n इक्वल टू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 4। जब n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे E4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यह आ जाएगी माइनस का 13.6 अपान में 4 का स्क्वायर इंटू यह आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सीधी सी बात है E4 की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ वैल्यू हमने पुट की है, तभी आंसर क्या आएगा यहाँ पे? तो 4 का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा? 16। 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों अगर हम फिफ्थ ऑर्बिट की बात करते हैं, ठीक है, फॉर फिफ्थ ऑर्बिट, तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए यहां पे देखिए n इक्वल टू 5 आ जाता है। तब यही फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? तो देखिए यहाँ पे n की जगह 5 रख दीजिए, तो E5 इक्वल टू माइनस का 13.6 अपान में 5 का स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा E5 की वैल्यू माइनस का 0.544 माइनस 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अगर आप सिक्स्थ ऑर्बिट की बात करते हो, छठे ऑर्बिट की बात करते हो, तो सिक्स्थ ऑर्बिट के लिए क्या आ जाएगा? फॉर सिक्स्थ ऑर्बिट बच्चों n की जगह 6 रख दो, तो यही फार्मूला आप क्या बन जाएगा? देखो E6 इक्वल टू माइनस 13.6 अपान में 6 का स्क्वायर EV। 6 का स्क्वायर मतलब 36। 36 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 0.3777, जब तक मनो लिखते रहना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इतने 7 ना लिख के इसको 0.378 कर लो, तो इतनी ये E6 हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि जो हम लोगों ने एनर्जी अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की निकाल दी है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें यह पता चल रहा है कि देखो पहले से दूसरे ऑर्बिट के बीच एनर्जी का गैप ज्यादा है, यहाँ 13.6, यहाँ पे 3.4, यानी कि ओवरऑल डिफरेंस देखोगे तो लगभग 10 के आसपास का। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस पहले से दूसरे के बीच में 10 का। उसके बाद देखो 3.4 से 1.5 को अगर देखोगे तो डिफरेंस कितना बचेगा? ये अप्रॉक्स 1.8 के आसपास कुछ बचेगा। अगर अब यहां से इसको देखोगे तो ये डिफरेंस कितना बचा? तो बच्चों 0.7 के आसपास ही बच रहा है। इसके नीचे देखोगे तो ये कितना बचेगा? ये तो 0.3 के आसपास बच रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये माइनस यहां लगा देना, जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट नीचे करते जा मतलब बढ़ाते जा रहे हो, उतना एनर्जी गैप क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। यानी कि जब अभी हम एनर्जी बैंड ड्रॉ करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1 2 के बीच में ज़्यादा गैप होता है एनर्जी का, 2 से 3 के बीच कम गैप होता है, 3 से 4 के बीच और कम गैप होता है, फिर और कम होता है। इस तरीके से ये चलता रहता है। तो चलिए बच्चों, इसको पहले सारी एनर्जीज को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। फटाफट नोट कीजिए इसको। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ऑर्बिट के लिए जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी हाइड्रोजन एटम में है वो क्या होगी, तो ये हम लोगों ने वैल्यू पीछे कैलकुलेट कर ली। अब अगर इसके एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोगों को ड्रॉ करने पड़ेंगे तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? पहले ये n=1 वाला एनर्जी लेवल का डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब ये n=1 के लिए है तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी भाई? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया n=1 की एनर्जी, ठीक है। अब अगर n=2 का देखना है तो गैप कितना है इसके बीच में? अप्रॉक्स 10 के आसपास, तो गैप ज्यादा बनेगा, सीधी सी बात है। n=2 का ये होगा। इसमें एनर्जी कितनी होगी? तो ये होगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये E2 हो गया। अब अगर हम n=3 को देखेंगे तो एनर्जी का गैप थोड़ा सा और कम हो जाएगा। ये n=3 के लिए आ गया। ये कितना आएगा? E3। ये कितना हो गया? तो ये आया था हमारे पास माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
फिर n इक्वल टू 4 के लिए ये गैप और कम करेंगे, ये n इक्वल टू 4 के लिए आ जाएगा, ये E4 आ गया, ये आ गया माइनस का ये आ गया माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे n इक्वल टू 5 के लिए तो ये गैप और कम हो जाएगा E5, देखो गैप कम होता जा रहा है, और ये आ गया हमारे पास 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब n इक्वल टू 6 का और पास आ जाएगा, ये कितना आएगा E6 इक्वल टू ये आ जाएगा 0.377 या 378 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद फिर और हम ऊपर बना सकते हैं, और एनर्जी गैप क्या होंगे बच्चों, और पास बनेंगे, और 7 वाला और करीब बनेगा, 8 वाला, फिर इतने पास बनेंगे ना, बिल्कुल एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएंगे। आखिरी वाला n इक्वल टू इन्फिनिटी का हो जाएगा। n इक्वल टू इन्फिनिटी में पहुंचने का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों दिख रहा होगा कि जो बोहर जी का जो थ्योरी थी, जो उन्होंने एक बताया था, उन्होंने कहा था कि एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आए तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, वो रिलीज करेगा इनके डिफरेंस के बराबर, इनका डिफरेंस ले लेंगे जो भी आ जाएगा लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका एनर्जी का डिफरेंस, यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा तो ये एनर्जी डिफरेंस, ऐसा हो जाएगा। अब उसी की हम बात करते हैं। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन N2 एनर्जी लेवल से आता है, और कहाँ आता है बच्चों, N1 में। ठीक है, N2 हाई एनर्जी लेवल है और N1 लो एनर्जी लेवल है। तो अगर आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा ये हम सोचते हैं। तो N2 एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी भाई, तो ये होगी माइनस का, इसी फार्मूले में देख लो तो क्या आता था, देखो हमारे पास RHC वाला फार्मूला कहाँ था, RHC अपान N स्क्वायर, तो ये यूज कर लेंगे माइनस का RHC अपान N2 स्क्वायर। जब चाहेंगे RHC की जगह हम पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, और हम हाइड्रोजन एटम की ही अभी बात कर रहे हैं, पूरी ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, फिर N1 में कितनी एनर्जी होगी टोटल, ये सोच लो। तो N1 में टोटल एनर्जी होगी माइनस का RHC अपान N1 स्क्वायर। अब हमसे कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो N2 एनर्जी लेवल से N1 एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो भाई बोहर मॉडल के हिसाब से कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, इनके डिफरेंस के बराबर, मतलब EN2 माइनस EN1, ये रिलीज एनर्जी आ जाएगी। और ये किस फॉर्म में आती है, ये आती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, तो SC अपान लैम्डा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, इस फार्मूले में EN2 और EN1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बचेगा, देखो माइनस RHC अपान N2 स्क्वायर माइनस का RHC अपान N1 स्क्वायर और इज इक्वल टू SC अपान लैम्डा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, RHC कॉमन मिल जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर, और ये बराबर किसके हो जाएगा, SC अपान लैम्डा के। ठीक है, यहाँ से बच्चों SC से SC की वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, यानी कि 1 अपान लैम्डा इक्वल टू आ गया R ब्रैकेट में 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। दिस इज द वेवलेंथ of the radiation emitted by the electron when it comes from N2 energy level to N1 energy level। जब कोई इलेक्ट्रॉन N2 एनर्जी लेवल से N1 में आता है तो कितनी वेवलेंथ की लाइट निकालता है, ये वो एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो इसको पहले आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि nth ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, ये होती En इक्वल टू माइनस का 13.6 अपान N स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब एनर्जी किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, उसकी क्या है यूनिट लिखी हुई है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन N2 एनर्जी लेवल से N1 में ट्रांजिशन करता है, मींस N2 एनर्जी लेवल किसी हायर एनर्जी लेवल से N1 में आता है, किसी लोअर एनर्जी लेवल में आता है,
तो उस इलेक्ट्रॉन के हाई से लो एनर्जी लेवल में आने में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रिलीज होती है। और कितनी होती है उसकी वेवलेंथ, जो एनर्जी रिलीज हुई उसकी वेवलेंथ क्या होती है, वो होती है लैम्डा। और लैम्डा निकालने का फार्मूला है 1 लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब बच्चों ऐसा है, हम मान लेते हैं कि किसी हाइड्रोजन एटम की यहाँ पे चर्चा करते हैं और हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड जो भी सीरीज हैं हम उनको पढ़ते हैं कि मतलब उनमें हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आने में हमको कैसी कैसी वेवलेंथ मिलती है, उन वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, ये सब हम लोग अब समझने जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम जेड क्या हो जाएगा बच्चों 1, ठीक है। तो वेवलेंथ जो कि इमिट हो रही है रेडिएशन में, इसका फार्मूला हो जाएगा 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम में हम मान चल रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉन n2 एनर्जी लेवल से n1 में आया है। तो जब कोई हाइड्रोजन एटम किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n=1 में आता है, मतलब जब कोई हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी अदर एनर्जी लेवल में पहुंच गया हो, मान लीजिए कैसे पहुंचा होगा, एनर्जी को ऑब्जर्व करके वहां से वापस आएगा। तो अगर मान लीजिए वो n=2, 3 या 4 कहीं पहुंच गया है, वहां से अगर वो 1 में वापस आता है, उस समय जो वेवलेंथ वो इमिट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ये लाइमन सीरीज की वेवलेंथ है। तो अब हम बात करेंगे लाइमन सीरीज पे। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है 1 में, तो देखो n2 से n1 वाली बात हो रही थी, तो हमको लाना कहाँ पे है 1 में। कहाँ से, किसी हाई एनर्जी लेवल से, हमने कहा मान लीजिए कि 2 से आ रहा है या 3 से आ रहा है या 4 से आ रहा है, कुछ भी कह देंगे इन्फिनिटी तक, या इसको हम एक टर्म नाम दे देते हैं n। तो ये बच्चों वेवलेंथ का फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर, तो n जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ पर n की वैल्यू हम चाहें तो 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं और इन्फिनिटी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू मिलेंगी यहाँ पे वेवलेंथ की, ये जिस सीरीज की वेवलेंथ होंगी उसको बोलते हैं कि ये लाइमन सीरीज की वेवलेंथ है। तो बच्चों लाइमन सीरीज की वेवलेंथ के लिए अगर हम n की सबसे छोटी वैल्यू ले लें, मान लीजिए फॉर n इज इक्वल टू 2, मान लें कि 2 से 1 में आ रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो सेकेंड एनर्जी लेवल से अगर 1 में आता है तो 1 लैम्डा कितना आएगा, देखो लैम्डा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो ये आएगा r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों r, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/4 4/3r, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये लैम्डा आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लैम्डा कितना निकलेगा सोचिए। इस सिचुएशन में लैम्डा निकलता है क्या 4/3r, r की वैल्यू देखो अपान में है तो क्या है, ये है 1.097 इंटू 10 की पावर 7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलता है 1216 एंगस्ट्रॉम। क्या मिलता है बच्चों 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये कब मिलेगा, जब हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि मान लें कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 में आता है, हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी मतलब वो आयनाइज्ड था समझो एक तरीके से, वो 1 में प्रवेश करता है, वहाँ से आके सीधे ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी लेवल में आ जाता है। तो बच्चों क्या आएगा, तो इस सिचुएशन में फार्मूला अब हम लगाएंगे यही वाला, तो क्या आएगा 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यानी कि 1 लैम्डा इज इक्वल टू
आर ब्रैकेट में 1 माइनस 0, या हम कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 1/r। ठीक है, इस सिचुएशन में लैम्डा कितना हो जाएगा 1/r। अगर अब आप r की वैल्यू पुट करेंगे तो r की वैल्यू क्या रखेंगे 1.097 इंटू 10 की पावर 7। तो बच्चों लैम्डा कितना निकलेगा, ये निकलेगा 1/1.097 10 की पावर 7, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 912 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए ये लोवेस्ट वेवलेंथ है, इसको लिमिटिंग वेवलेंथ भी बोलते हैं, ये हाईएस्ट वेवलेंथ है। इसका मतलब अब लाइमन सीरीज की जो भी वेवलेंथ आएंगी वो 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम के बीच की ही होंगी। तो ये लाइमन सीरीज का वेवलेंथ का रेंज हो गया। तो बच्चों ये बात हो गई लाइमन सीरीज के बारे में। ये वेवलेंथ देखिए क्या है, ये विजिबल रीजन, क्योंकि आपको पता है ना एक विजिबल रीजन है। विजिबल रीजन मतलब वो वेवलेंथ जिनकी हेल्प से हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक में ये अलग अलग दी होती है। अप्रॉक्स 3500 एंगस्ट्रॉम से हम लोग मान के चलते हैं 7800 एंगस्ट्रॉम तक की, है ना। तो देखो 3500 एंगस्ट्रॉम से भी कम है, इसका मतलब विजिबल रेंज से छोटी वेवलेंथ है। तो विजिबल रेंज से जो छोटी वेवलेंथ होते हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइमन सीरीज होती है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। कहाँ होती है ये, अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हाइड्रोजन की लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रा वायलेट में पाई जाती है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से डी एक्साइट होके n=2 में आ जाता है तो वापस आते समय वो जो एनर्जी इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो जो एनर्जी की जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ जिस सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं, जिस सीरीज में लिखी जाती है वो है बामर सीरीज। भाई ये साइंटिस्ट के नाम पर है, भाई बामर जी ने सबसे पहले इस सीरीज को समझाया, इस सीरीज का फोटोग्राफ दिखाया, इसलिए इसको बामर सीरीज कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, n1 की वैल्यू हो जाती है 2, क्योंकि कहाँ इलेक्ट्रॉन को आना है 2 में आता है। और कहाँ से आना है, तो ये बच्चों आना है n2 = कुछ भी हो सकता है भाई, या तो 3 से 2 में आएगा, या 4 से 2 में आएगा, या 5 से 2 में आएगा, या 6 से 2 में आएगा, या फिर इन्फिनिटी से आएगा। तो अगर किसी भी एनर्जी लेवल से n=2 में इलेक्ट्रॉन आता है तो वो जो सीरीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बामर सीरीज, उसमें जो वेवलेंथ मिलती है। तो इसको हम अगर n लिख दें, फिलहाल एक टर्म लिख देते हैं n, जब इच्छा होगी n की वैल्यू 3, 4, 5, 6 रख के हम कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो 1/λ, अब फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा 1/λ r 1/n1, n की जगह हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 1/n²। ये लाइमन सीरीज की वेवलेंथ का फार्मूला हो गया। सीधी सी बात है, अब हम बात करेंगे कि इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी निकलती है, बामर सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ कितनी निकलती है। तो फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ हम क्या करेंगे, n=3 रख देंगे। ठीक है, जैसे ही आप n=3 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/λ r 1/2² माइनस 1/3²। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 36/5r आ जाएगी। अगर आप सारी वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगी 36/5r, r की वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7, पता है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे मिलती है 6563 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यानी कि इस समय जो वेवलेंथ मिलती है वो क्या होती है 6563 एंगस्ट्रॉम। तो हम कह सकते हैं कि लाइमन सीरीज की जो सबसे बड़ी वेवलेंथ है वो क्या होगी 6563 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, अब हम बच्चों छोटी वेवलेंथ की बात करेंगे। तो बच्चों मिनिमम वेवलेंथ की अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, फॉर मिनिमम वेवलेंथ
तो मिनिमम वेवलेंथ कितनी आएगी सोचो। तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए बच्चों n की वैल्यू क्या रखनी होगी, तो n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रख दोगे तो लैम्डा उस समय मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी। क्यों, इसमें सबसे बड़ी, इसमें उससे छोटी, इसमें उससे छोटी, इसमें उससे छोटी, और इन्फिनिटी पे मिनिमम वेवलेंथ मिलती है। तो बच्चों 1 लैम्डा की अब क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/4 माइनस 0, या लैम्डा इज इक्वल टू 4/r। अगर हम बात करें लैम्डा की वैल्यू 4/r, r की वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों लैम्डा आता है 46 एंगस्ट्रॉम, 3646 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब अगर ध्यान से देखिए तो जो विजिबल रीजन था, विजिबल रीजन कितना था, लगभग 3500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, उसके बीच में ये वेवलेंथ आ रही है। देखो 3500 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है और 7800 एंगस्ट्रॉम से कम है। तो ये सारी इसके बीच अब जितनी भी वेवलेंथ होगी भाई, जैसे 36 46 निकाले, इसके बाद वाली कुछ इससे ज़्यादा निकलेगी, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, और मैक्सिमम ये निकल सकती, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब जो जितनी भी वेवलेंथ हैं ये सब क्या होंगी, ये विजिबल रीजन में होंगी। किस में होंगी बच्चों, ये होंगी विजिबल रीजन में। ठीक है, इसका मतलब ये विजिबल रीजन में होगी, मतलब दृश्य क्षेत्र में होगी। और बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि ये जो सीरीज है इकलौती सीरीज है जो कि विजिबल रीजन में पाई जाती है। बाकी सारी सीरीज जैसे देखो जो इससे पहले हम लोग लाइमन सीरीज पढ़ा था उसमें क्या थी, वो अल्ट्रावायलेट में थी। बाकी कोई भी सीरीज विजिबल रीजन में नहीं पाई जाएगी। तो विजिबल रीजन में केवल एक ही सीरीज पाई जाती है, वो कौन है, वो है बामर सीरीज। अब बच्चों एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है फाइंड द थर्ड वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। तो ध्यान रखना n=3 रख के निकाला वो फर्स्ट वेवलेंथ हो गई, 4 रख के निकालेंगे वो सेकेंड वेवलेंथ हो जाएगी, ये थर्ड वेवलेंथ हो जाएगी। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने कहा थर्ड वेवलेंथ फाइंड कीजिए तो आप n की जगह 5 पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम बात करते हैं पाश्चन सीरीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पाश्चन सीरीज। ठीक है, ये क्या होती है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से n=3 में इंटर करता है, तीसरे एनर्जी लेवल में आता है, तो उस हाइड्रोजन से जो वेवलेंथ निकलती है या हाइड्रोजन लाइक एटम से जो वेवलेंथ निकलती है वो सब क्या होती है, पाश्चन सीरीज की वेवलेंथ कही जाती है। तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे कि इसके लिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है ये n1 है, तो n1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगी यहाँ बच्चों, तो n1 की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि आना कहाँ इलेक्ट्रॉन को 3 में। कहाँ से आता है, तो n2 कहीं से भी आ सकता है भाई, उससे ऊपर एनर्जी लेवल से। तो क्या हो सकता है, 4 से आ सकता है, या 5 से आ सकता है, या 6 से आ सकता है, या 7 से आ सकता है, या इन्फिनिटी कहीं से भी आ सकता है। इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, n कह देते हैं। जब जरूरत होगी तो n की वैल्यू 4, 5, 6 कुछ भी हम रख सकते हैं। यानी कि पाश्चन सीरीज की वेवलेंथ का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, 1 लैम्डा बराबर r 1/n1 स्क्वायर, n1 जगह 3 का स्क्वायर माइनस 1/n², जहाँ पे n की वैल्यू हम 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना चाहें तो कितनी निकलेगी, तो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ अगर बात करोगे तो n को हम लोगों को ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये यहाँ से मैक्सिमम मिलता है, यहाँ से मिनिमम मिलती है, ध्यान रखना। तो n=4 रख दीजिए। जब n=4 रखेंगे तो ये फार्मूला क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा 1 लैम्डा r, देखिए इस फार्मूले r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो तो ये आ जाएगी यहाँ पे 144/10⁻⁴
7r, ये आ जाएगी 144/7r। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है बच्चों 18750 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब जो मैक्सिमम वेवलेंथ पास्चन सीरीज की आती है वो क्या आती है 18750 एंगस्ट्रॉम। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो क्या आती है 18750 एंगस्ट्रॉम। अब बात करते हैं बच्चों की मिनिमम वेवलेंथ कितनी आती है। हमको पता है मिनिमम के लिए n इक्वल टू क्या रख देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो अब बात करेंगे फॉर मिनिमम वेवलेंथ, फॉर मिनिमम वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज। किसकी बात करें बच्चों, पास्चन सीरीज की। अच्छा क्या आएगी बच्चों, यहां पे देखिए। तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। क्या, n इक्वल टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन में ये वैल्यू है तुम्हारी वेवलेंथ की, इसमें वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा 1/λ इक्वल टू r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर, और 1/इन्फिनिटी स्क्वायर क्या हो जाता है 0 हो जाएगा, मीन्स लैम्डा इक्वल टू क्या बचेगा 9/r। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि लैम्डा इक्वल टू 9/r, r की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 8204, ये आता है 8204 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब जो पास्चन सीरीज है उसकी जो मिनिमम वेवलेंथ है वो क्या है 8204 एंगस्ट्रॉम, मैक्सिमम कितनी है 18750 एंगस्ट्रॉम। तो देखो बच्चों जो विजिबल लाइट है कितनी है 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर अप्रॉक्स 7500 एंगस्ट्रॉम तक, इसके क्या है इससे ज़्यादा है। देखो इस रेंज से सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है 7500, ये विजिबल की है, तो विजिबल रेंज से ये क्या है ज़्यादा है। तो बच्चों आपको पता है ना सबसे छोटी वेवलेंथ विजिबल की किसकी होती है वॉयलेट कलर की, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है रेड की, और बाकी सारे कलर इसके बीच में आते हैं ना, विबग्योर पढ़ा होगा। तो बच्चों वॉयलेट से छोटी वेवलेंथ जो होती है वो सब अल्ट्रा वॉयलेट होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट, और जो रेड से बड़ी है उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इन सबको हम बोलते हैं इंफ्रारेड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो विजिबल रेंज की वेवलेंथ है 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम, इससे ज्यादा आ रही वैल्यू मतलब ये सब किस में आ जाएंगी, ये आ जाएंगी इंफ्रारेड में। ठीक है, तो ये सारी जो पास्चन सीरीज मिलती है ये किस में मिलती है, ये इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पास्चन सीरीज किसकी है इंफ्रारेड रीजन की है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल में वापस आता है तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी निकालता है उस एनर्जी की जो वेवलेंथ आती है उस वेवलेंथ की सीरीज को हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। किसमें हाइड्रोजन एटम में सब बातें हो रही बच्चों। इसका मतलब ये हुआ ब्रैकेट सीरीज में कहाँ इलेक्ट्रॉन को आना है n1 होता था जहां पे इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में आता था 4 में, कहाँ से आना है तो बच्चों इससे हायर एनर्जी लेवल मतलब n2 इक्वल टू 5 हो या फिर 6 हो या फिर 7 हो या फिर डॉट 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 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। बच्चों हम मान लेते हैं इस चीज को हम n कह रहे हैं, n2 को हम क्या कहेंगे अभी n, जब जरूरत पड़ेगी n की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो बच्चों यही फार्मूला हमारे पास अब बन जाएगा 1/λ इक्वल टू r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब हमको पता है बच्चों अगर मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए ब्रैकेट सीरीज की तो हम क्या करेंगे, हम n इक्वल टू 5 रख देंगे, और मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो क्या करेंगे इनकी जगह इन्फिनिटी रख देंगे। मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी आती देखो, तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे भाई n इक्वल टू क्या रख देंगे 5।
जब n इक्वल टू 5 रखोगे तो क्या आएगा 1 अपान लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपान 4 स्क्वायर माइनस 1 अपान 5 का स्क्वायर। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए तो ये लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा 400 अपान 9r। क्या बन जाएगा 400 अपान 9r। तो 400 अपान 9r आ गया। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा 400 अपान 9 r की वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो मैक्सिमम वेवलेंथ आ रही है, ये कौन सी वेवलेंथ है मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ आती है बच्चों 40,510 एंगस्ट्रॉम। ये मैक्सिमम वेवलेंथ आ गई, किसकी आ गई बच्चों ब्रैकेट सीरीज की। अगर आपको बात करनी हो यहाँ पे कि मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगी तो आपको पता है ना, फॉर मिनिमम वेवलेंथ आपको क्या करना होगा, आपको n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देना है। कहाँ पे, इस इक्वेशन में। ये ब्रैकेट सीरीज की वेवलेंथ की इक्वेशन है ना, n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा बच्चों 1 अपान लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपान 4 स्क्वायर माइनस 1 अपान इन्फिनिटी का स्क्वायर। 1 अपान इन्फिनिटी 0 होता है तो इस समय जो वेवलेंथ आएगी वो क्या आएगी मिनिमम आएगी। तो बच्चों 1 अपान लैम्डा मिनिमम इक्वल टू आर 1 अपान 16 माइनस 0, यानी कि लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 16 अपान आर। तो 16 अपान आर की वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलती है आपको 14,580 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब देखिए इस सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ ये है, मैक्सिमम ये है। ये दोनों ही वेवलेंथ विजिबल रीजन की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है, क्योंकि विजिबल रीजन की वेवलेंथ कितनी थी 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। तो इस रेंज से ये वैल्यू क्या है बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये भी जो है इंफ्रारेड में जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना भाई मैक्सिमम विजिबल रेंज की कितनी वेवलेंथ है 7500 एंगस्ट्रॉम, जिससे हम चीजों को देख सकते हैं। तो जो इसकी वेवलेंथ है वो क्या है 7500 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा है। इससे पता चलता है कि ये जो सीरीज जाएगी वो रेड से ज्यादा वाले में जाएगी। रेड से ज्यादा क्या होता है इंफ्रारेड। इसका मतलब जो ब्रैकेट सीरीज है वो इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। ये किस में होती है बच्चों, ये होती है इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम बात करते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से 5th एनर्जी लेवल में आ रहा है तो वो जिस टाइप जो वेवलेंथ इमिट करता है वो वेवलेंथ जो होती है वो फुंड सीरीज की वेवलेंथ कही जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से 5th एनर्जी लेवल में आता है तो आते समय जो एनर्जी इमिट करता है, जो रेडिएशन इमिट करता है, वो रेडिएशन जिस वेवलेंथ का होता है वो सारी वेवलेंथ किस में कही जाती हैं फुंड सीरीज में। बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं इसीलिए फुंड सीरीज की। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों कहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा हाइड्रोजन एटम में 5th एनर्जी लेवल में। कहां से आएगा तो 5th से ऊपर से आएगा, यानी कि वो 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, इन्फिनिटी कहीं से भी आ सकता है। तो इस टर्म को हम लोग बच्चों भी n कह देते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो n की वैल्यू 6, 7, 8 कुछ भी हम रख सकते हैं। तो ये फुंड सीरीज की वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 अपान लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपान 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर। ये फुंड सीरीज की वेवलेंथ का फार्मूला हो गया। सीधी सी बात है कि अगर हमको मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए होगी तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ। तो बच्चों मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या होना चाहिए, n इक्वल टू 6 रख देंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिल जाएगी। यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें तो 1 अपान लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपान 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 6 का स्क्वायर। यानी कि लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 900 अपान 11 आर। कितना आ जाएगा 900 अपान 11 आर। जब हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 900 अपान 11 आर की वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7। तो ये बच्चों लैम्डा मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा।
तो इस समय जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहां से देखिए, तो ये यहां से आ जाएगी 74600 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब फुंड सीरीज की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो कितनी है, 74600 एंगस्ट्रॉम। अगर बच्चों हमें यहाँ मिनिमम वेवलेंथ देखनी हो तो क्या आएगी, फॉर मिनिमम वेवलेंथ, तो बच्चों सीधी सी बात है कि मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या आएगा, तो भाई n इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो इस इक्वेशन में। जब n इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा 1 लैम्डा इक्वल टू r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 25/r, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/25 माइनस 0 मीन्स 25/r, पलट दिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 25/r, r की वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 22,790 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये वेवलेंथ क्या आएगी 22,790 एंगस्ट्रॉम। कहने का सेंस ये है बच्चों कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो ये भी जो वेवलेंथ आ रही है वो विजिबल रीजन की जो लाइट होती है, विजिबल रीजन की लाइट मतलब 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इससे ज़्यादा है। देखो 7500 से ज़्यादा ये भी। इसका मतलब क्या है कि ये भी रेड से बड़ी वेवलेंथ है सारी इसमें, क्योंकि सबसे छोटी कलर विजिबल में कौन सी होती है, वॉयलेट की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। रेड से ज़्यादा वेवलेंथ है तो ये सब किस में चले जाएंगे, ये सब चले जाएंगे इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। इसका मतलब जो फुंड सीरीज है ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम से समझते हैं इन सीरीज को।